तो आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ अवेयरनेस पर्पज़ से है, क्योंकि नार्सिसिस्ट जो है वो आपको अपने जाल में, अपने ट्रैप में पूरी तरह से डाल रहा है। लेकिन ये वीडियो के थ्रू अगर आप जान जाते हो कि नार्सिसिस्ट के टैक्टिक्स क्या होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप अभी इनिशियल स्टेज पे हो या फिर हो सकता है कि अब आप थोड़ा-थोड़ा सीख रहे हो कि नार्सिसिस्ट से कैसे डील करना चाहिए, लेकिन आपने बहुत से वीडियोस देखने के बाद कुछ टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे होगे। ग्रे रॉक टेक्निक, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या फिर साइलेंट ट्रीटमेंट या फिर स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। लेकिन इसके बाद नार्सिसिस्ट क्या करता है, ये बहुत कम लोग बताते हैं। नार्सिसिस्ट डिस्कार्ड करता है, ये चीज़ें तो बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन वो डिस्कार्ड का जो मंज़र होता है, फेस होता है, वो कैसे होता है और एक एम्पैथ के ऊपर वो क्या बीतती है, ये चीज़ें बहुत कम लोग बताते हैं, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ किताबी पढ़ाई करके आप लोगों को गाइडेंस देने आ जाते हैं। लेकिन जो चीज़ें प्रैक्टिकली देखा गया है और जो स्टोरी सुनी गई है, जो चीज़ एक्सपीरियंस की गई है, तो उस बेस पे मैं आप लोगों को बहुत सी चीज़ें अभी बताने वाली हूँ। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाय, माय नेम इज़ रजनी श्री मुकुंदा और दिल की बात में फिर एक बार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं अपने चैनल पर नार्सिसिस्ट और नार्सिसिज्म पे वीडियोज़ लाती रहती हूँ अक्सर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपकी लड़ाई जो है सिर्फ नार्सिसिस्ट के खिलाफ नहीं होती है, अपने आत्मसम्मान की लड़ाई होती है, क्योंकि वो जो टॉर्चर वो कई सालों से तुम्हें दे रहा था, जो परेशानियां तुम झेल रहे थे, इसका कोई मतलब आप प्रूफ नहीं दे पाते हो, दूसरों को समझा नहीं पाते हो, तो ये एक बहुत ही अलग लेवल की लड़ाई होती है। मतलब एक साइकोलॉजिकल वॉर होता है ये, क्योंकि तुम जो है अपनी साइड को दूसरों को समझा नहीं सकते हो और वो जो है तुम्हें ही एक एज अ विलन प्रूव कर देते हैं। मतलब खुद को विक्टिम बताकर तुम्हें विलन प्रूव कर देते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा है कि काफ़ी सारे लोग नार्सिसिज्म पे वीडियोस तो ज़रूर बनाते हैं कि एक नार्सिसिस्ट से कैसे डील करना चाहिए, वो नार्सिसिस्ट किस-किस टैक्टिक्स को आज़माता है आपको मैनिपुलेट करने के लिए, गैसलाइटिंग करने के लिए या फिर पूरी तरह से टॉर्चर करके तुम्हें पूरी तरीके से तोड़ने के लिए, ताकि तुम मजबूर हो जाओ, कमज़ोर हो जाओ और कुछ करने लायक बचो ही ना। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत से लोग बताते होंगे, लेकिन इसके बाद आपको ये भी बताया जाता है कि आप नार्सिसिस्ट से कैसे डील करना चाहिए। ठीक है, आपने नार्सिसिस्ट से डील कर लिया, लेकिन क्या आप खुश हो? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने ग्रे रॉक टेक्निक आज़मा लिया है या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या साइलेंट ट्रीटमेंट या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज सेट कर लिया है? क्या इससे एक नार्सिसिस्ट से बचा जा सकता है? जी नहीं। ये सिर्फ़ इसलिए किया जाता है ताकि थोड़ा-सा दूरियाँ बनी रहे, क्योंकि वो जो है आपकी बाउंड्रीज़ को ब्रेक करते रहते हैं, ताकि वापस से तुम्हें उस तरीके से टॉर्चर कर सके। तो ये कुछ समय के लिए होता है ये, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज़ नहीं, मतलब सक्सेसफुल नहीं रहती है। तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ, ये अवेयरनेस के लिए बनाया जा रहा है ये वीडियो। तो फाइनली जब एक नार्सिसिस्ट को ये पता चल जाता है कि तुम बिल्कुल भी अब उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, तुम्हारा कंट्रोल वो पूरी तरीके से खोते जा रहा है, तो अब वो तुम्हें डिस्कार्ड करने की सोच लेता है, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से तुम्हें नोटिस कर रहा होता है। जो चीज़ें वो छुप-छुप के कर रहा होता है इतने दिनों से, अब वो कुछ ज़्यादा ही खुले तरीके से करता है। मान लीजिए वो किसी से बात कर रहा था, हो सकता है कि कोई फीमेल कॉलीग हो, कोई उसकी फ्रेंड हो, तो वो जानबूझ के ताकि तुम्हारे कानों पे पड़े और तुम उसको रिएक्ट कर सको, क्योंकि अब तुम रिएक्ट भी नहीं कर रहे थे, तो तुम्हारे से रिएक्शन पाने के लिए वो तुम्हें प्रोवोक करेगा, ज़रूर करेगा, ये चीज़ का हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि अब तुम बहुत अच्छे से चल रहे हो, लेकिन वो तुम्हारे हर टैक्टिक्स को फ़ेल करने के लिए वो प्रोवोक करते ही हैं, क्योंकि वो शैतानी दिमाग के होते हैं, ठीक है? एक मतलब ज़िद बहुत ज़्यादा होता है कि हम जीतना चाहिए। नार्सिसिस्ट हमेशा खुद की जीत देखना चाहता है और खुद की तारीफ सुनना चाहता है और दुनिया भर में खुद की वाहवाही सुनना चाहता है। एक चीज़ का हमेशा याद रखिए
कितना भी बड़े से बड़ा शैतान क्यों ना हो, लेकिन उसकी जान भी एक चिड़िया में होती है। ये आपने कहानियों में सुना होगा, मतलब एक छोटी सी कमज़ोर सी चीज़ में उसकी जान अटकी होती है। ये आपने बचपन में जब कहानी में सुना था, तो इसका मतलब ये नहीं, चिड़िया का एक अर्थ बताना चाहूँगी कि एक कमज़ोर चीज़ में ही वो अटका हुआ होता है। एक जो शैतान टाइप का व्यक्ति भी होगा ना, अब कमज़ोर उसकी क्या कमज़ोरी उसकी है, उसकी इज़्ज़त। नार्सिसिस्ट को अपनी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। बस इसी इज़्ज़त के चलते वो तुम्हें बेइज़्ज़त करने पे तुला हुआ होता है, क्योंकि अब तुम्हें अच्छे से पता है कि नार्सिसिस्ट से कैसे डील करना है। तो हो सकता है कि तुमने अब उसके खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठे करने स्टार्ट कर दिए हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिजिकल अब्यूज़ भी करते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं, हैरेस करते हैं। तो हो सकता है कि तुमने कुछ चीज़ें इकट्ठा कर लिए हो, लेकिन नार्सिसिस्ट ये जानता है कि वो तुमको जो है जब देखता है ना, तुम उसे अच्छे लगते, मतलब कैसे तुम में कोई कमी नज़र नहीं आती है, वो कमियाँ निकालना चाहता है और तुम्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो वो कुछ टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब वो बहुत पहले से ज़्यादा खतरनाक गेम शुरू कर देते हैं। अब तक आप जो ग्रे रॉक टेक्निक, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज का इस्तेमाल कर रहे थे नार्सिसिस्ट से डील करने के लिए, लेकिन आप ये जानते हो कि नार्सिसिस्ट भी जानता है कि आप कुछ बदल रहे हो। वो कंट्रोल खोता हुआ देखता है तो वो कंट्रोल खोना नहीं चाहेगा, कभी नहीं चाहेगा। वो कुछ दिनों के लिए साइलेंट रह के वो बहुत ही एकदम कामली तुम्हें ऑब्जर्व करेगा। वो ऑब्जर्व करते रहेगा कि तुम इसके बाद क्या करते हो। वो तुम्हें प्रोवोक करने की बहुत कोशिश करेगा, क्योंकि वो तुमसे रिएक्शन चाहता है। वो चाहता है कि सबसे पहला साइलेंस जो है तुम्हारी तरफ से टूटे। मतलब तुम भले ही अब तक उससे मतलब साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए, क्योंकि तुम्हें पता है कि उससे कोई भी बात करने जाओगे वो चीज़ झगड़े में बदल जाएगा और बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट हो जाएगा। घर का माहौल जो है टॉक्सिक हो जाएगा और बच्चे जो है सफ़र करते हैं। आपका जो है, आपकी अपनी लड़ाई नहीं होती है, आपकी लड़ाई नार्सिसिस्ट के खिलाफ खुद भी होते हो, उसके साथ-साथ बच्चों के लिए भी लड़ते हो। लेकिन नार्सिसिस्ट जो है सिर्फ़ खुद के बारे में सोचते हैं। उसको बच्चे, बीवी, परिवार ऐसा कभी नहीं सोचता है वो। उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी इमेज की पड़ी रहती है कि समाज क्या बोलेगा, लोग क्या कहेंगे। एक नार्सिसिस्ट ऐसा ही होता है, वो अपनी कमियों को कभी नहीं समझेगा। और दुनिया का कोई भी नार्सिसिस्ट खुद को नार्सिसिस्ट नहीं कहता है, उल्टा वो तुम्हें नार्सिसिस्ट कह सकता है। अगर तुमने उसे ये सारी चीज़ें कहने जाओ कि तुम ऐसा करते हो, तुम जो है वो एक नार्सिसिस्ट हो, कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो कभी एग्री करेगी ही नहीं, उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी ही नहीं। उल्टा वो तुम्हें ही बताएँगे कि तुम ही नार्सिसिस्ट हो, तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। क्योंकि ये लोग कॉपी करते हैं, हम जैसा कहते हैं वैसे ही कॉपी करते हैं। हम जो काम कर रहे हैं, हमारे हर वर्क को, हर एक्टिविटीज़ को ये लोग कॉपी करते हैं। जो चीज़ें हम में मतलब जो खूबियाँ हम में दिखती है ना, वो हर चीज़ को वो कॉपी करते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, नार्सिसिस्ट कभी भी लॉजिकली बात नहीं करते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फाइनेंशियली थोड़ा तुम्हें डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आप फाइनेंशियली मतलब इतना स्टेबल नहीं हो, तो यही वो कमज़ोरी पकड़ लेता है। और उसको पता है कि तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो अपने बच्चों को लेके, या फिर अपने जो भी है जो काम तुम करते हो, जो तुम्हें पसंद है। मान लीजिए तुम छोटा-मोटा कुछ काम कर लेते हो जिससे थोड़ी बहुत अर्निंग आ जाती है। उसको पता है कि शायद अगर मैंने यहाँ पे भी अटैक कर दिया, मतलब यहाँ पे भी मैंने कुछ ऐसा कर दिया कि जिससे कि वो भी रुक जाए, तो तुम बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाओगे। और उसको ये भी पता है कि थोड़ा बहुत इमोशंस तुम में अब भी बाकी है उसको लेके। अगर वो किसी फीमेल से बात करेगा तो तुम्हें हर्ट होगा और तुम रिएक्ट ज़रूर करोगे। जैसे कि अब आपने बहुत सारी वीडियोज़ में देखा होगा कि जब एक नार्सिसिस्ट के बारे में तुम्हें पता चल जाता है, तो जब ऐसा उससे सेपरेट होने की बात निकलती है उसके मुँह से या आपके मुँह से, किसी एक के भी मुँह से, तो ये बहुत ही मतलब थोड़ा-सा टेंशन वाली बात होती है। क्योंकि अपने-अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसे सेव करने होते हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट का दिमाग थोड़ा-सा अलग होता है। वो कुछ भी गलतियाँ कर सकता है जो मतलब तुम्हें और तुम्हारे फ्यूचर में कुछ न कुछ मतलब तुम्हें तकलीफ़ें मिल सकती है। तो ये जो है पूरा माइंड गेम होता है। तुम्हें अब वो धीरे-धीरे
मेंटली टॉर्चर कर रहा है। तो सावधान हो जाइए, इसमें डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपनी चीज़ों को सेफ़ली रखना होता है और खुद पे पूरा-पूरा भरोसा रखिए, ये गलती तुम नहीं कर रहे थे, वो गलती करने लगा रहा है या फिर खुद कर रहा है। तो इस चीज़ को बहुत स्ट्रॉन्गली खुद पे बिलीव करके और खुद पे फ़ोकस करके ये कहिए कि ये मेरी गलती नहीं है, मुझे याद है मैंने क्या किया था। तो आप ना जब ऐसे नार्सिसिस्ट के साथ अब तुम्हें पता चल गया, क्लैरिटी मिल चुकी है कि अब शायद ज़्यादा दिन का हमारा कुछ रिश्ता नाता रहने वाला है नहीं, तो ऐसे पीरियड में वो बहुत सी ऐसी चीज़ें करने के चांसेस होते हैं। मैं डरा नहीं रही हूँ, ये अवेयरनेस से बनाया जा रहा है वीडियो। तो क्योंकि आप लोग को आगे क्या करना चाहिए, आगे आपकी लाइफ में क्या-क्या हो सकता है, ये भी बताना ज़रूरी है, ये मेरा फ़र्ज़ है। नहीं तो फिर आपको अधूरा ज्ञान देके ऐसे छोड़ना, देखिए ये कभी भी हाफ नॉलेज इज़ मोस्ट डेंजरस बोलते हैं ना, तो वो नहीं होना चाहिए। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, काफ़ी साल से नार्सिसिस्ट के साथ तुम्हारी हर एक बात में लड़ाई-झगड़े, आर्गुमेंट होते थे, तो हो सकता है उसने बहुत ज़्यादा फिज़िकल अब्यूज़ किया हो, मेंटली टॉर्चर किया हो, वर्बली टॉर्चर किया हो, कुछ ऐसे गंदी गालियों का इस्तेमाल किया हो, जिसकी वजह से तुम अब कभी न कभी ये डिसाइड कर चुके थे कि तब तुम्हें उसके साथ नई ज़िंदगी जीनी है। हो सकता है कि तुमने अपने फैमिली में भी ये चीज़ बता दी हो कि अब मुझे इस पर्सन के साथ ज़िंदगी आगे नहीं जीनी है। हो सकता है कि तुमने अपने फ्रेंड सर्कल में भी ये चीज़ शेयर कर रखी है। अब होता ये है कि जब तुम सोच रहे थे कि मुझे इस पर्सन के साथ लाइफ़ आगे नहीं बढ़ानी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिज़िकल अब्यूज़ जब वो नार्सिसिस्ट करता है, तो आपकी आत्मा तक चोट पहुँच जाती है। तो वो चीज़ अक्सर वो चीज़ ऐसी होती है कि एक फीमेल के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे पर्सन के साथ ज़िंदगी जीना, जो उसे बहुत गलत तरीके का गलत शब्द इस्तेमाल करके, उसे बदनाम करके या उसके कैरेक्टर पे उँगली उठा के या फिर उसे फिज़िकली अब्यूज़ करके, दरवाज़े बंद करके उसे पीटा जा रहा है और ये भी धमकाया जा रहा है कि बाहर तक की आवाज़ ना जाने दिया जाए या बाहर में किसी को ये चीज़ें बताया ना जाए। क्योंकि मम्मी-पापा का साइड जो होता है ना, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है अगर, तो वो नार्सिसिस्ट इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। तो वो अक्सर इन्हीं चीज़ों की वजह से उनकी हिम्मत बढ़ा के वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर पे टॉर्चर करते जाते हैं। एक वक़्त ऐसा आ जाता है कि एम्पैथ को ये लगने लगता है, अब बस इनफ, मतलब ये जब आ जाता है ना माइंड में कि इनफ इट्स इनफ करके, तो फिर तब वो एम्पैथ सोच लेता है कि अब मुझे इसके साथ नहीं ज़िंदगी जीना है। अब मुझे इसके साथ यहीं पे क्लोज़ कर देना है इसका चैप्टर। तो जब वो बाहर जाते हैं, दूसरों से शेयर करते हैं या फिर हो सकता है किसी लीगल कार्रवाई के लिए जाते हैं, तो नार्सिसिस्ट कभी भी ये चीज़ होने नहीं देते सक्सेसफुल। क्योंकि नार्सिसिस्ट अक्सर उन चीज़ों को, हो सकता है वहाँ जाने के बाद वो सिग्नेचर भी कर लेते हैं या एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, लेकिन घर वापस आने के बाद फिर उसके बाद तुम पे फिर बहुत ज़्यादा प्यार बरसाते हैं, लव बॉम्बिंग करते हैं। वो चाहते हैं कि तुम लास्ट मोमेंट तक पूरी तरह से ड्रेन हो जाओ। तुमको इस तरह निचोड़ लिया जाता है कि जितना भी तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, एनर्जी है, कॉन्फिडेंस है, जब तक पूरी तरह से डाउन ना हो जाए, वो उस लेवल तक के एक जोंक जोंक एक वर्ड सुना होगा ना, खून चूसने वाला। सेम टू सेम वो नार्सिसिस्ट वैसे होते हैं। वो जब तक तुमसे मतलब पूरी तरीके से खून चूस न लेना, तो उस तरीके से वो टॉर्चर करते रहते हैं। तो उसको वो टॉर्चर नहीं लगता है, उसको वो फन लगता है, उसको वो थ्रिल लगता है। अब जब तुम बोरिंग लग रहे हो, अब जब तुम में कुछ बचा ही नहीं है, तब वो न्यू सप्लाई को ढूँढना स्टार्ट कर देते हैं। अब अक्सर तो नार्सिसिस्ट जब मतलब 50s की एज में या फिर 40s की एज में होते हैं, मतलब जैसे ही उनकी उम्र ज़्यादा बढ़ रही होती है, ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा डिस्कार्ड कर देते हैं अपने पार्टनर को। क्योंकि उनको पता है कि अब उनके बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उठाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमने आज तक जितना भी स्ट्रगल करके जो अर्निंग किया है, जो भी किया है, अब बची हुई ज़िंदगी हम मौज से जिएँगे, ऐश करके जिएँगे या फिर हम जिसके साथ जीना चाहते हैं, उसके साथ जिएँगे। बाकी किसी के बारे में नहीं वो ध्यान देते। अब उनकी फैमिली जो है इस चीज़ को सफ़र कर रही होती है। लेकिन ये चीज़ जो है बाहर के कोई व्यक्ति जो है जानते नहीं हैं। अब जब वो एम्पैथ यानी कि नार्सिसिस्ट की जो पार्टनर थी, अगर वो अपनी बातें, अपना दुःख-दर्द किसी को शेयर भी करने जाओ,
तो ये कोवर्ट नार्सिसिस्ट अगर होता है तो इसके बारे में कोई यकीन ही नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है। मतलब यहाँ पे जो है आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। मैं अक्सर एक ही चीज़ कहती हूँ, मेंटली टॉर्चर करेगा ही करेगा और डिस्टर्ब होगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, खुद पे बिलीव करना होगा। एक वक्त होता है कि जब तक आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपकी मदद करने वाले कुछ तो वेल विशर्स होंगे आपकी लाइफ में, जब वो आपकी मदद कर रहे होते हैं ना, तो नार्सिसिस्ट हमेशा पहले मतलब ऐसा स्टेप लेते हैं जैसे कि अब खत्म हो रहा है, द एंड हो रहा है, लेकिन फिर वापस खींच लेते हैं। फिर उनको लगता है कब तक, किस लेवल तक इसको हेल्प मिल सकती है। अब जब बार-बार कोई हेल्प करने के लिए आपके पास आ रहे हैं, लेकिन फिर बाद में आप उसी रिलेशन में फिर पीछे जा रहे हो, नार्सिसिस्ट वापस से अपने रिलेशन में वापस होवरिंग के थ्रू खींच रहा हो, तब आपका क्या होता है कि जो हेल्प करने वाले होते हैं ना, वो बोर हो जाते हैं। ये जान लीजिए। लोग बुरे नहीं हैं, लोग अच्छे हैं, लोग मददगार हैं, लेकिन नार्सिसिस्ट ही ऐसा है कि वो लोगों को बोर कर देता है। आपके एक्टिविटीज़, आप जो बार-बार अपना दुखड़ा सुनाते हो दूसरों को, अब वो बोरिंग लगने लगती है दूसरों को। अब लोगों को ये लगता है कि ये तो हमेशा का ही है, होना तो कुछ है नहीं है, इतना तो टेंशन क्रिएट कर दिया है, घर का माहौल खराब कर दिया है। अब हम जब हेल्प करने जा रहे थे, तब फिर से देखो 2 दिन बाद फिर से अच्छी-सी ज़िंदगी जी रहे। तो नार्सिसिस्ट अक्सर वो लेवल तक के टॉर्चर करते हैं जब तक के आपको किसी न किसी का साथ मिल रहा होता है। जब वो श्योर हो जाता है कि अब तुम्हें किसी का साथ मिलने वाला ही नहीं है, अब किसी भी झगड़े में उन मतलब आपके घर के तरफ के किसी भी मेंबर ने मतलब इंटरफेयर नहीं किया होगा, चाहे वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर ही क्यों ना कर रहा हो आपके साथ। तो अब वो श्योर हो जाता है कि इतना बड़ा काम कर दिया फिर भी कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है, चलो यही सही वक़्त है, तो मैं अब मतलब अटैक कर देता हूँ, पूरी तरीके से इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ। अब डिस्कार्ड करने के फेज़ तक के नार्सिसिस्ट इतना भी फ्री होके डिस्कार्ड नहीं करता, एक्चुअल में उसे डर भी होता है कि उसकी ज़िंदगी आगे की कैसी रहेंगी, क्योंकि तुम ही उसकी लाइफ़ सँभालते आ रहे थे, तुम ही उनके बच्चों को सँभालते आ रहे थे। लेकिन जब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब उसको लगता है कि बच्चों को भी अब मेरी क्या ज़रूरत है। कुछ सालों बाद तो वो वैसे भी एजुकेशन कंप्लीट करके कहीं न कहीं जॉब तो ढूँढ ही लेंगे, और वैसे भी अब तुम तो थोड़े मतलब तुम्हारी भी शायद एज बढ़ चुकी होंगी, 40s में हो सकते हो तुम, ठीक है? मतलब 40-45 जो भी है आपकी एज, तो फिर वो ये सोचता है कि शायद अब यही सही वक़्त है, क्योंकि अब तुम में ना वैसी कोई बात नहीं रही। क्योंकि तुमको वो इतना टॉर्चर कर चुका है कि अब तुम खुद से उस रिलेशन में जाने की सोचोगे नहीं। तो इसी चीज़ का नार्सिसिस्ट फ़ायदा उठाते हैं, और जो उसका प्लान होता है किसी और थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व होते हैं, या फिर आगे जो मैरिज करने की जो उसकी प्लानिंग्स चल रही होती है, तो ऐसे टाइम पे वो बहुत ज़्यादा घाई दिखाते हैं, मतलब बहुत जल्दबाजी दिखाते हैं डाइवोर्स लेने के लिए। तो ये चीज़ का हमेशा याद रखिएगा कि आप हमेशा अपने आप को दोष मत दीजिएगा कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई होगी, क्योंकि एक नार्सिसिस्ट एम्पैथ के माइंड को ऐसा बना देता है कि एम्पैथ हमेशा खुद पे डाउट करता है, क्योंकि उसके बच्चे तक के यही बोलते हैं कि शायद तुम चुप रहते तो ये बात इतनी आगे नहीं बढ़ती, शायद तुमने कुछ ना कहा होता तो फिर ये सब हमें नहीं झेलना होता। तो एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को, बच्चे भी इस टॉक्सिसिटी का हिस्सा बन जाते हैं। अगर एक नार्सिसिस्ट की टॉक्सिक फैमिली में आप काफ़ी साल से रह रहे हो, तो बच्चे भी हिस्सा बन ही जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। लेकिन नार्सिसिस्ट अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी लेने के लिए आगे नहीं आते हैं। वो कुछ ज़्यादा ही तुम्हें ऐसे दिखाते हैं कि हम बच्चों को देख लेंगे, बच्चों की कस्टडी लेंगे, बच्चों का हम कितना ख़्याल रखते हैं, ये सिर्फ़ समाज को दिखाने के लिए वो करते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है, वो तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि बच्चों को कभी भी इस तरीके का प्यार, अपनापन अपने नार्सिसिस्ट पार्टनर की तरफ से नहीं मिला। तो फिर वो अभी सिर्फ़ शो ऑफ के लिए कर रहे होते हैं, ताकि समाज में उनकी इज़्ज़त बनी रहे, और जो कुछ भी वो आगे करने वाला है, ये हम जानते हैं कि नार्सिसिस्ट अपने बच्चों को लेके, उनकी सेफ्टी या उनके फ्यूचर को लेके कैसा कंसर्न दिखाता है जब वो मतलब फाइनली डिवोर्स लेने की बात करता है।
और हो सकता है कि एक एम्पैथ को लेके भी वो बहुत ज़्यादा जैसे सिंपैथी दिखा रहा हो, या फिर उस पे कुछ रहम कर रहा हो, या फिर उसके लिए भी कुछ करना चाहता हो, ये दिखा के, क्योंकि अपना जो साइड है वो हमेशा सेफ रखने की कोशिश करता है नार्सिसिस्ट। और यही वो गेम है जो आगे वाला जानता नहीं है, क्योंकि हर किसी की लाइफ में नार्सिसिस्ट नहीं आते हैं। आप कितना भी माथा पीट लो, जाओ दीवार पे माथा फोड़ लो, कितना भी समझा लो, किसी के समझ में नहीं आने वाला कि वो एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट है। वो कितना दिखावा कर रहा है, वो जिस तरीके से बहुत ज़्यादा मतलब आपकी फैमिली को लेके कंसर्न दिखा रहा है, अपनापन दिखा रहा है, या दूसरों के सामने बहुत ज़्यादा तुम्हें इज़्ज़त दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो कैसा पर्सन है वो सिर्फ तुम जानते हो। तो चलिए देखते हैं कि शुरुआत कहाँ से करता है नार्सिसिस्ट। अब उसको पता चल गया कि तुम उसके गेम प्लान का हिस्सा नहीं बनने वाले, तब वो अपने जो टैक्टिक्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। अब वो तुम्हें मतलब ऐसे प्रोवोक करने के लिए कुछ न कुछ चीज़ें तुम्हारे सामने ला देगा कि जिससे कि तुम क्वेश्चन करो। अब तुम क्वेश्चन करते हो तो उसे एक रिएक्शन मिलता है, क्योंकि वो तुम्हारे क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं। नार्सिसिस्ट कभी भी किसी भी क्वेश्चन का जवाब सीधे नहीं दे सकते। अब मान लीजिए वो किसी और पर्सन के सामने बात कर रहे हो आप दोनों, अब सामने वाले को ये लगता है कि वो कितना साइलेंट है, वो जवाब नहीं देना चाहता, शायद वो कितना तुमसे भुगत चुका है, तुमसे कितना परेशान हो गया है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है वो लॉजिकली कोई बात कर ही नहीं सकता है। नार्सिसिस्ट के पास लॉजिक होता ही नहीं है। तुमने अगर कोई सवाल किया, कोई ऐसी बात अपने साइड रखने के लिए या अपने राइट्स की बात की, तुम्हारे सवाल जो है हमेशा सही रहते, लेकिन वो तुम्हारे सवाल को झुठला देते हैं और वो सवाल को इस तरह ट्विस्ट कर देते हैं कि तुम्हें ही उसका जवाब देना होता है। मान लीजिए आप किसी के सामने ये सवाल कर देते हो कि इतने सालों से जो मुझे टॉर्चर मिला है, जो फिजिकल अब्यूज़ मिला है, वर्बल अब्यूज़ मिला है, ये सारी चीज़ें और इस तरह जो टॉर्चर मिला है, तो इसके बावजूद मुझे इतने सालों के बाद आज जाके ये डिवोर्स की बातें आ रही है और ये इतना साइलेंटली क्यों हो रहा है? तो जब तुम्हारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है, तो वो उसका जवाब ना दे पाते हुए वो इतना साइलेंट रहते हैं जैसे कि वो बहुत भुगत चुके हैं। यकीन मानिए नार्सिसिस्ट ऐसे ही जताते हैं समाज में किसी के भी सामने कि वो बहुत तुमसे परेशान हैं। वही विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं और लोग तुम्हें ही दोषी ठहरा देते हैं, क्योंकि तुम्हारा रिएक्शन दिखता है लोगों को। और लोग तो ऐसे होते हैं जज करने वाले, जो रिएक्टिव होता है वो ज़्यादा एग्रेसिव दिखता है। और मान लीजिए तुम अगर ज़्यादा रोना धोना स्टार्ट कर दोगे कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ, परेशान हो रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, तो वो तुम्हें अनस्टेबल घोषित कर देगा। वो कहेगा कि ये देखो ये ऐसे अनस्टेबल है, कभी भी मुझे परेशान कर देते हैं, आप देख रहे हो ये कैसी है या कैसा है। तो इस वजह से क्या होता है कि आप और ज़्यादा परेशान हो जाते हो। तो इसलिए आपको ये वीडियो बना के मैं ये बताना चाहती हूँ कि नार्सिसिस्ट से चाहे तुमने कितने भी तरह के मतलब टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर लिया होगा, लेकिन जब डिस्कार्ड होना रहता है तो बहुत सी चीज़ों को तुम्हें फेस करना होता है। और ये चीज़ें जो है तुम्हारे दिमागी हालत को कमज़ोर करने पे मजबूर कर देती है और तुम यहीं पे हारने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। देखिए ये वीडियो आपको कमज़ोर करने के लिए नहीं, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बताया जा रहा है। क्योंकि जो नार्सिसिस्ट होता है ना, वो ऐसे ही तुम्हारी कमज़ोर कड़ी पे अटैक करते हैं, क्योंकि उसको तुम्हारी वीकनेस पता है कि तुम उसके सम्मान का भी ख्याल रखते हो और अपने बच्चों के सम्मान का भी ख्याल रखते हो। मतलब 4 लोगों के बीच में जब ऐसी बातें चल रही होती है ना, कि जैसे मान लीजिए अब डाइवोर्स के लिए ही जा रहे हो, ठीक है? मैं अब आगे की स्टेप बताती हूँ। तो आगे से आपको पूछा जाएगा कि क्या तुम डाइवोर्स के लिए एग्री करते हो? अब आप अपने साथ मान लीजिए बच्चों को साथ में, बच्चे बड़े हो गए हैं, वो रहते हैं, लेकिन बच्चों के मन में ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब बुरी लगती है उनको कि उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो रहा है। अगर वो किसी एक पार्टनर के साथ रहेंगे तो किसी दूसरे के साथ अन्याय तो नहीं होगा। तो बच्चे इसी चीज़ में उलझे हुए रहते हैं। अब डाइवोर्स जब होता है, पहले तो वो
बहुत ज़्यादा विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, लेकिन इतने टैक्टफुली बातों को ट्विस्ट करके कि मैं सब कुछ दे दूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं बच्चों की खातिर सब कुछ दे दूँगा, बच्चों की कस्टडी भी उनके मदर को दे दूँगा, इस तरह की बातें की जाती है। जिससे कि सुनने वाले को ये लगे कि ये इतना दिलदार व्यक्ति है और हो सकता है बहुत टॉर्चर हो गया होगा ये व्यक्ति अपनी लाइफ में। लोग समझ ही नहीं पाते हैं। उसके इस गेम प्लान को कोई समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उसको अपनी लाइफ में कोई भी नहीं चाहिए। अब अगर मान लीजिए कोई फाइनेंशियली भी हेल्प करने की बात कर रहा है, या वन टाइम सेटलमेंट, या फिर जो भी आप एग्री करते हो, मेंटेनेंस, जो मंथली मेंटेनेंस या फिर वन टाइम सेटलमेंट, जिस तरह का भी, क्योंकि एक नार्सिसिस्ट जो है कभी भी कोर्ट थ्रू जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसकी इज्जत पे बनाएंगे। कोर्ट केस करने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, वकील को खिलाने के लिए, क्योंकि 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 साल लोग करते हैं ना डाइवोर्स का। एट द एंड तुम्हें हार मान के म्यूचुअल कंसेंट में ही डाइवोर्स के लिए अप्लाई करना होगा, क्योंकि एक नार्सिसिस्ट कोई ड्रामा नहीं चाहता है लाइफ में। वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ज़माने में किसी को पता चले कि वो क्या चीज़ है और वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा था इतने सालों से। तो वो अपनी बेइज्जती, अपने मतलब अपनी इज्जत बचाने के लिए, बेइज्जती के डर के मारे, वो हमेशा म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू ही जाना चाहेगा, और ख़ास तौर से तब जब वो किसी बड़ी पोस्ट पे हो। आप लोगों ने देखा होगा, ये जितने भी हाई प्रोफाइल वाले लोग होते हैं, वो म्यूचुअल कंसेंट से ही डिवोर्स लेते हैं। वो कभी भी कोई ऐसा ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहते, क्योंकि वो कितने पानी में हैं, उनकी कितनी गलतियाँ हैं, उनके कितने जो उन्होंने पास्ट में कर रखे हैं काम, इसका सारा कच्चा चिट्ठा तुम्हारे पास होता है। उसको पता होता है कि इनके पास तो सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे पास पैसा नहीं होता है कि तुम उसके साथ लड़ सको। तो इस चीज़ का फ़ायदा वो उठाते हैं, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि तुम उससे लड़ नहीं पाओगे, तुम कोई वकील नहीं बना पाओगे। तो समझदारी इसी में है कि उसके कांड जो है, उसकी गलतियाँ जो है, अब मैं ऐसे वर्ड यूज़ कर रही हूँ, अब बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो लोग एक नार्सिसिस्ट के साथ डील कर रहे हैं या फिर काफ़ी सालों से ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं ना, जिन्होंने ऑलरेडी 20-25 साल गुज़ार लिए हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि ये किस तरह का आक्रोश है जो एक नार्सिसिस्ट को लेके रहता है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं कह पाते। अब देखिए, ज़माना तो ऐसा ही है, तुम चाहे कितना भी मुँह खोल लो, कितना भी उसके खिलाफ कुछ भी बोल लो, लेकिन नार्सिसिस्ट होता ही ऐसे है, क्योंकि अगर किसी से भी तुम बताने जाओगे ना, वो यही कहेगा कि वो तो ऐसा नहीं दिखता है, वो तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, उनमें तो ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती जैसा तुम कह रहे हो। तो यहाँ पे फँसेगा कौन? क्योंकि उसने मतलब परफेक्ट ट्रैप फैला रखा है। वो जो है, अपनी इमेज को बाहर नहीं आने दे रहे हैं। अब तुम कहाँ पे वीडियो बनाते फिरोगे इतना? मतलब वो बातों को ट्विस्ट कर देते हैं। तुमने वीडियो बना भी दिया, तो भी उसको भी वो झुठला देंगे। वो बातों को बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्विस्ट करना जानते हैं। तो नार्सिसिस्ट से लड़ना मतलब, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ में आया है और कभी ऐसा डाइवोर्स वाला केस हो रहा भी है, तो अगर म्यूचुअल कंसेंट में हो रहा है, तो बेस्ट ही होगा। हाँ, यहाँ पे तुम नाखुश इसलिए रहोगे कि जितने साल तुमने उससे दर्द झेला है, अपमान झेला है, तुम्हें उसका हिसाब नहीं मिलता है। और तुम्हें उससे छुटकारा मिलने के जो एक चांसेस रहते हैं, तुम बस उसी चीज़ को देखकर एग्री कर लेते हो, क्योंकि कभी-कभी नार्सिसिस्ट उन्हीं चीज़ों के बलबूते ये भी बता देता है कि तुम्हारे लिए वो शायद बच्चों की कस्टडी के लिए, जो या बच्चों के मेंटेनेंस के लिए तुम्हें इसी चीज़ की खुशी होती है कि तुम्हारे जो बच्चे हैं तुम्हारे अपने साथ आ रहे होते हैं, और तुम्हें मतलब ज़्यादा कुछ लड़ाई करनी नहीं पड़ी बच्चों की खातिर। लेकिन हाँ, एक जो है, एक कमी रह जाती है लाइफ में कि जो अपमान इतने सालों का तुमने बर्दाश्त किया, जो ज़िल्लत भरी ज़िंदगी तुम जिए हो एक नार्सिसिस्ट के साथ रह के, जो बंद दरवाज़ों के पीछे क्रुएल्टी और जो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था, उस चीज़ का हिसाब देगा कौन? कोई नहीं देगा। अगर तुम मान लीजिए वकील के सामने भी जाके ये सारी चीज़ें कहते हो ना, तो वो लोग एक ही एडवाइस देंगे कि अब म्यूचुअल कंसेंट में हो रहा है तो ये सारी चीज़ें नहीं आती है। यहाँ पे सब मतलब क्लियर और बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहता है। तो यहाँ पे मतलब वो तुम एक-दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते हो।
तो इस तरह की बातें होती हैं। बस इसी जगह आपको बहुत बुरा लगने वाला है कि इतने सालों की ज़िंदगी एक नार्सिसिस्ट के साथ तुमने गुज़ार ली और वो इतनी ज़्यादा टॉर्चरिंग लाइफ़ थी, लेकिन सब कुछ तुम्हें पता होते हुए उसने जो गलतियाँ की है और जो कर रखी थी पास्ट में, वो सब कुछ जानते हुए भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। सिर्फ़ चुपचाप ऐसा हो रहा है कि क्रिमिनल अपने फुटप्रिंट्स या अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा देते हैं, उस तरह एक नार्सिसिस्ट लास्ट मोमेंट पे कर देता है। बस यहीं पे आप बिखर जाते हो। आपको बहुत दुःख होता है कि इतने साल की ज़िंदगी मैंने नार्सिसिस्ट के साथ गुज़ार ली और जो इतने सालों का मैनिपुलेशन, इतने सालों का जो टॉर्चर था, उसने बहुत बार तुम्हें बेइज़्ज़त किया है, मारा है, गंदी गालियाँ दी है और बहुत कुछ हुआ है। लेकिन चुटकी बजाते ही जैसे कोई क्रिमिनल होते हैं ना, अपने फिंगरप्रिंट्स या फुटप्रिंट्स मिटा ले रहे हो, अपने क्राइम को बचाने के लिए, एक नार्सिसिस्ट सेम टू सेम वैसा करते हैं। क्योंकि मान लीजिए वो बहुत बड़ा अगर कोई मतलब वेल एजुकेटेड या फिर बहुत अच्छी अर्निंग करने वाला पर्सन हो, तो ऐसे लोग जो है बहुत सफाई के साथ छूट जाते हैं। इसलिए अक्सर एक ही चीज़ कहती हूँ कि फाइनेंशियली स्टेबल हो जाइए। पैसा बोलता है। दुनिया में ना पैसे को ही बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। आप कहीं भी जाओगे, गलत से गलत करने वाला भी इंसान मतलब कितना भी क्राइम कर ले लेकिन वो छूट जाते हैं, बहुत आसानी से छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा होता है। वही अगर मान लीजिए कोई सच्चा पर्सन है, उसने कोई गलती नहीं भी कर रखी है, लेकिन उस पे इल्ज़ाम लगाए गए कि तुमने ये गलत किया है और जो इल्ज़ाम लगा रहा है वो पैसे वाला है, तो सामने वाला बस अपनी जेब सेकेगा और अपनी जेब भरेगा और तुम्हें उसके प्लान का हिस्सा बना दिया जाएगा। और तुम रोते बिलखते फिर यही कहोगे कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। तो यहाँ पे आप जान लीजिए कि यहाँ पे आपके टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, आपको स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। क्योंकि एक एम्पैथ हो सकता है काफ़ी सालों से एक नार्सिसिस्ट के कहने पे सिर्फ़ घर ही सँभाल रही हो, वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। तो ऐसे में उसके पास ऑप्शन कुछ भी नहीं है कि पैसा खर्च करके कोर्ट में अपने खिलाफ मतलब कुछ केस ऐसे लड़ सके, मतलब अपने अन्याय के खिलाफ लड़ सके। बहुत पैसा लगता है और ये जो लोग भी कोर्ट केस करते हैं ना, मैंने बहुत से लोगों को देखा है 8-10 साल तक केस चलता है, दोनों पार्टी बहुत ज़्यादा मेंटली मतलब ड्रेन होते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए लोग म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू जाते हैं। अब यहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट सिर्फ़ एक नार्सिसिस्ट को ऐसा लगता है कि उसकी इमेज बच गई, तो हो सकता है कि वो हैप्पी फ़ील करे। लेकिन आपके हैप्पी ना होने के पीछे रीज़न ये रहता है कि आपके ऊपर जो अत्याचार और इतने सारे जो मतलब आपके साथ जो बुरा हुआ था इतने सालों से, आप उस चीज़ को प्रूव कर ही नहीं पाए। अब प्रूव करना ही क्यों? लोग ऐसे ही मिलेंगे। लोग कोई जानना ही नहीं चाहते कि तुम पे क्या बीती थी। हाँ, सवाल ज़रूर करना चाहेंगे। अब जो आपके इन-लॉज़ की तरफ के रिलेटिव्स हैं, वो ज़रूर क्वेश्चनिंग करेंगे। ऐसा क्या हुआ था? क्यों छोड़ दिया गया? कुछ ऐसा ड्रामा या फिर कुछ शोर नहीं हुआ? बहुत साइलेंटली हो रहा है ये सब, क्योंकि रिश्तेदारों को ये चीज़ें बहुत अखरती है कि साइलेंटली कोई चीज़ ना हो। मतलब धमाकेदार होना चाहिए कुछ तो। मतलब सारा ज़माना जानना चाहिए, कुछ तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि सब तरफ तुम्हारी खबर चलते रहना चाहिए, नेगेटिविटी फैलना चाहिए, तुम्हें नीचा दिखाया जाना चाहिए। तो लोग यही राह देखते रहते हैं, लोग मज़े लेते हैं। अब इस चीज़ को यदि तुम्हें दुःख होने की वजह से तुम सोशल मीडिया पे पोस्ट करने जाओगे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं इस स्टेज से गुज़र रही हूँ या गुज़र रहा हूँ, तो फीमेल को स्पेशली टारगेट किया जाता है। क्योंकि उनको ये कहा जाता है कि काश तुम पहले सँभल जाती, काश तुम अपने हस्बैंड को समझ लेती, काश तुम ये करती, काश तुम वो करती। या फिर मान लीजिए अगर डाइवोर्स हो भी गया, बाद में तुम एक राहत भरी साँस लेके कुछ ऐसा पोस्ट डालते हो, एलिमनी तो बहुत ली होगी, तगड़ी रकम, मोटी रकम मिली होगी। लोग ऐसे ही मिलेंगे। लोगों को इमोशन से कोई लेना-देना नहीं है। लोगों को दूसरे के दुःख दर्द से भी कुछ लेना-देना नहीं है। यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए डाइवोर्स के बाद किसी फीमेल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे
राहत भरी कुछ ऐसी पोस्ट डाल दी हो कि अब मैं बहुत सुकून की ज़िंदगी जी रही हूँ, डाइवोर्स के बाद मैं बहुत आज़ाद फ़ील कर रही हूँ, तो यहाँ पे उसे ट्रोल ज़रूर करेंगे लोग। लोग ऐसे ही होते हैं, लोग किसी के दुःख दर्द को नहीं समझते हैं, लोग पर्सनलाइज़ करते हैं। जो मेल है उनको ये लगता है कि अगर सामने वाले के साथ ऐसा हुआ है तो कभी हमारे साथ भी हो सकता है। तो वो पर्सनलाइज़ कर लेते हैं बहुत इंस्टेंटली और फिर उसके बाद वो रिएक्ट करते हैं। उनको लगता है कि जैसे उन्हीं के साथ वो हो रहा है। मतलब अब वो तो शादी करे भी नहीं है लेकिन फ्यूचर पार्टनर के बारे में पहले से सोच लेते हैं कि कहाँ मेरी जो होने वाली फ्यूचर पार्टनर है वो भी ऐसा डाइवोर्स कर देंगी, मुझे भी एलिमनी देनी पड़ेगी। देखिए एलिमनी का एक ऐसा है कि कोई भी काम जब एक वाइफ़ इतने सालों से तुम्हारे घर में कर रही होती है, तो क्या उस चीज़ का कुछ तुम गुज़ारा भत्ता नहीं देना चाहोगे? एलिमनी मतलब बहुत बड़ी रकम, ऐसे बहुत लोगों की गलतफ़हमी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो जितना डिज़र्व करता है, उसको उतना ही मिलता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है, हम जितना डिज़र्व करते हैं, हमें वो भी नहीं मिलता है। तो ये जानना ज़रूरी है एक एम्पैथ के लिए। अगर एम्पैथ ने बहुत ज़्यादा मतलब डिमांड्स रखे हैं, तो सबसे पहले आप सँभल जाइए। पहली बात तो आपकी आज़ादी ही आपकी सबसे बड़ी मतलब दौलत है और आपके बच्चे आपकी सबसे बड़ी दौलत है। तो आपने इनको बचा लिया, आपकी आज़ादी, आपकी मेंटल पीस और आपके बच्चों को, तो समझ जाइए कि आप कहीं से भी आप चिल्लर उठा के पिल्लर खड़ा कर सकते हो। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आप ज़ीरो से स्टार्ट करके अपना महल खड़ा कर सकते हो। मेहनती बन जाओ और इतना स्ट्रॉन्ग बन जाओ, बिल्कुल हारने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा कोई केस होता है ना, तो सबसे पहले तो फैमिली के सारे मेंबर्स जो हैं, बच्चे और एम्पैथ, सभी ने हीलिंग के लिए स्टार्ट कर देना चाहिए अपनी जर्नी। देखिए, जिस जगह रह के आप टॉर्चर सहन कर रहे थे, उसी एनवायरनमेंट में रहोगे तो हीलिंग नहीं होगी। आपको कुछ समय के लिए वो एनवायरनमेंट से बाहर जाना ही होगा। कई केसेस में ऐसे ऐसा भी होता है कि डाइवोर्स के बाद बच्चों को लेके मतलब वो जो एम्पैथ है, वो जो पार्टनर है, उसे बाहर निकलना होता है, किसी और जगह में जाके रेंट से रहना होता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर पार्टी खुद इतनी वेल सेटल्ड है, जिसके पास बहुत ऑप्शंस भी है, मतलब उसके पास प्रॉपर्टी इतनी है कि वो कहीं और दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं और जो पुराना प्रॉपर्टी है, जहाँ पे वो पहले से रहते आ रहे थे, वो डर के मारे अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए, क्योंकि अगर सब सामान लेके निकलेंगे, जितनी बड़ी हाई प्रोफ़ाइल उतना ज़्यादा उन लोगों को डर भी होता है, लेकिन उतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं दी जाती है। बस इतना है कि वो सिर्फ़ अपना नाम बचा रहे होते हैं। तो वो सिर्फ़ नाम बचाने के लिए ये सब करते हैं कि तुम वहीं रहो, तुम्हें वहीं से हिलने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बच्चों को लेके वहीं पे जैसे ज़िंदगी जी रहे थे, वैसी ज़िंदगी जियो। तो ये सब चीज़ें जो एज़ इट इज़ दिखाने वाला किस्सा होता है, लोग यहीं फँस जाते हैं। लोगों को लगता है कुछ तो नहीं बदला, वो लोग जहाँ रहते थे वहीं रह रहे हैं, बच्चे भी साथ रह रहे हैं, बस इनका आना-जाना है या फिर वो कहीं और रह रहे हैं। उनके पास ऑप्शन बहुत है। तो ऐसा-ऐसा होता है, बहुत से केसेस अलग-अलग होते हैं। कई बार ऐसे होता है कि रेंट से घर ढूँढ लेते हैं लोग, तो परेशान हो जाते हैं कि रहना कहाँ है। तो उस चक्कर में भी बच्चों की ज़िंदगी के बारे में सोच-सोच के परेशान हो जाते हैं। तो देखिए, लड़ना नहीं होता है, अगर आप लड़ लोगे, लड़ाई करने का तो हर किसी को मन होता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी खराब हो चुकी है, काफ़ी सालों की ज़िंदगी खराब हो चुकी है। लेकिन आपको यहाँ पे कोई भी न्याय देने वाला नहीं होगा, ये बात जान लीजिए। क्योंकि नार्सिसिस्ट को आप कैसे प्रूव करोगे? ये जो है फ़ील्ड ही अलग है। ये साइकोलॉजी टर्म में है, नार्सिसिज़्म, नार्सिसिस्ट, कोवर्ट नार्सिसिस्ट। लेकिन अगर ये यहाँ पे आप लीगली देखने जाओगे ना, उन लोगों को ये टर्म पता ही नहीं होता है। जो भी कोई होते हैं ना, वकील हो या फिर और कोई भी हो, बाहर के लोग, तो इन चीज़ों को वो इतना लाइटली लेते हैं, वो बोलते हैं कि मतलब जैसे कि उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हो। वो नहीं समझ पाते ये सब चीज़ें। साइकोलॉजिकल टर्म है ये, आप उनको कैसे प्रूव करोगे? तो ये इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, बस अपने आप की सेफ्टी देखना ज़रूरी होता है। तो आपको मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा कि आपको वो हर तरीके से तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना चाहिए कि आपने अब अपने बच्चों की सेफ्टी देखना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, इसी पीरियड में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। बच्चों को ऐसा लगता है कि कहाँ मतलब हमारे से
जो है मतलब हमारे सर से छत हट जाएगा, या फिर जो हमारी जो राइट्स है, या फिर जो फाइनेंशियली बच्चों को ऐसा लगता है कि फिर हम फाइनेंशियली तो हमारे फादर पे डिपेंड थे, तो फिर हम कैसे करेंगे, आगे की लाइफ कैसी होंगी। बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, जिस वजह से वो थोड़ा-सा ओवर रिएक्ट करते हैं, थोड़ा-सा टॉक्सिसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में एक एम्पैथ को अपने पार्टनर के साथ-साथ बच्चों की टॉक्सिसिटी को भी बर्दाश्त करना होता है। तो वो पूरी तरीके से इतना टॉर्चर में लाइफ चल रहा होता है, लेकिन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। क्योंकि एक आप ही हो जो अच्छे से समझ सकते हो, अच्छे से सँभाल सकते हो सिचुएशन को। तो आपने अपने माइंड पे इन चीज़ों को असर नहीं होने देना है। बच्चों को बहुत प्यार देना है, बच्चों को समझना है, क्योंकि बच्चे इसलिए टॉक्सिक होते हैं क्योंकि आप किसी भी चीज़ को शेयर कर दे रहे थे। जो भी आपका पार्टनर आपके साथ मतलब गलत जो भी बिहेव कर रहा था, तो हर चीज़, हर वो बात आप बता दे रहे थे। कभी डर के मारे बता दे रहे थे कि अगर मैंने बच्चों से ये चीज़ पहले से नहीं बता रखी है, और अगर नार्सिसिस्ट ने ये चीज़ देख लिया और बाद में क्वेश्चनिंग किया, तो मेरे साइड से बोलने वाला कौन रहेगा? कई सारी चीज़ें तो आप इसलिए भी बता देते हो बच्चों को, जो चीज़ ज़रूरी नहीं होती है, वो भी बता देते हो बच्चों को। तो बच्चों को मतलब बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन करने से वो एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे बच्चे टॉक्सिक हो जाते हैं। तो आपको लगने लगता है कि एक पार्टनर से छुटकारा मिला नहीं, तो बच्चे भी टॉक्सिक निकल रहे हैं। तो देखिए कि नार्सिसिस्ट तो अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं लेते हैं। तो बच्चों को तो आप ही को देखना होगा। तो फिर आपको उनको चेंज करने के लिए बहुत कोशिश करना होगा, बहुत प्यार देना होगा। एनवायरनमेंट बदलने की जितनी ज़्यादा कोशिश कर सको, उतनी ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, और बच्चों को लेके ऐसे टाइम पे बाहर जाना चाहिए, घूमना चाहिए, उनको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है कि थोड़ा उनका माइंड डाइवर्ट होता है। अब आप जो है जब बहुत वीक पड़ने लगते हो ना, कि जब आपको ऐसे सिचुएशन को फेस करना हो रहा है कि डाइवोर्स मिलने वाला है, तो आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, अनस्टेबल दिख रहे हो बच्चों को, तो बच्चों को अपने फ्यूचर को लेके बहुत चिंता होती है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर हम जो भी आप मम्मी हो, जो ठीक है, अगर हम इनके साथ रहेंगे तो कहाँ हमारा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, या फिर वो सेफ़ है या नहीं है। क्योंकि उनको यही लगता है कि आप कमज़ोर दिख रहे हो, तो फिर आप कैसे कर पाओगे? तो यहाँ पे आप चाहे कितना भी टूट जाओ, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा। चाहे दुनिया आपको कितना भी बुरा-भला क्यों ना बोले, क्योंकि यही वो पीरियड होता है, आप हर तरीके से फँस जाते हो, चक्रव्यूह में फँस जाते हो। क्योंकि अगर मान लीजिए डाइवोर्स वाला पीरियड चल रहा है और आप बहुत अच्छे से रेडी होके या फिर बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग दिखने लग गए, तो लोगों को ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं, आप स्ट्रॉन्ग दिख ही नहीं सकते। लेकिन अगर दिखावा करने के लिए बच्चों के सामने अगर आप कोशिश भी करोगे, तो ज़माना बोलेगा देखो उसको तो कोई चिंता ही नहीं है, वो तो बड़ी हैप्पी दिख रही है, वो तो देखो कितना टिप-टॉप तैयार होके, ठीक है? ज़माना ऐसा कहता है। और जो आपका पार्टनर है वो भी यही दिखा देगा सामने वालों को, देखो ये तो ऐसे ही है, इन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो आप जो है जब खुद को देखते हो तो खुद को हैप्पीनेस फ़ील होता है कि चलो मैं स्ट्रॉन्ग तो लग रही हूँ, आगे के स्टेप मैं कर सकती हूँ। लेकिन बच्चों को भी अच्छा लगता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो है दूसरे लोग बोलते ही हैं कि आप जब स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो और पॉज़िटिव दिख रहे हो, कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, तो लोगों को थोड़ा वो चीज़ अखरती है। लोग वहाँ पे आपको टॉर्चर करेंगे, नीचा दिखाएँगे, गलत बातें बोली जाएँगी कि बहुत सारा पैसा मिल रहा होगा, इसलिए ज़्यादा मतलब तुम प्रेज़ेंटेबल रह रहे हो, या फिर जैसे दिखते थे वैसे दिख रहे हो। उनकी नज़र में आप पूरी टूट जाके ऐसे रो-धो के लाचार बन जाओ। लोगों के माइंड में एक ही चीज़ रहती है कि डाइवोर्स मतलब लेडी ने पहले लाचार दिखना चाहिए। और लाचार आप दिखाने के लिए नहीं, वो आपकी इंटरनल फीलिंग होती है। आपका जो वो टाइम होता है ना, इतना परेशान हो जाते हो, आप लाचार ही होते हो। अगर आप लाचार दिख भी रहे हो ना, तो उस पे भी कमेंट कसे जाएँगे कि लाचार दिखने का ड्रामा किया जा रहा है। फँसना एक लेडी को बहुत पड़ता है, डाइवोर्स केस में। तो यहाँ पे नार्सिसिस्ट से छुटकारा पाना मतलब बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, इतना आसान नहीं होता है। ये टाइम जो है आपको निकालना पड़ता है। बहुत ज़्यादा खुद पे बिलीव करना होता है, और इसी टाइम में आप
बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो जाते हो, क्योंकि जो भगवान हैं आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देते हैं। तो आप उनके थ्रू अगर जाते हो, थोड़ा मेडिटेशन करते हो, थोड़ा मंदिर के मतलब मंदिर घूमते हो, तो वो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब ऐसा होता है ना आपके साथ, या लाइफ में ऐसा कभी ऐसा फेज़ ना भगवान ना करे ऐसा आए, अगर आ भी गया तो डरना नहीं है। आपको खुद के अंदर वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी आने के लिए आपको आपके जो भी भगवान हैं जिस पे आप ट्रस्ट करते हो ना, वहाँ पे जाइए, मंदिर में बैठ जाइए, घंटों बिताइए मंदिर के अंदर। किसी से बात करने से ज़्यादा ना मंदिर के अंदर की जो वाइब्स होते हैं, पॉजिटिव वाइब्स, आप किसी भी रिलीजन से हो सकते हैं। आप अगर जो भी है, मुस्लिम है तो आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग कीजिए, सिख है तो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग कीजिए, ठीक है? तो मैं ऐसा कह रही हूँ। तो आप अपने गॉड को बहुत अच्छे से मतलब याद करते हुए खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। और बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे ऐसे कोई पोस्ट मत देखिए, क्योंकि ये वो टाइम होता है, आप जब भी अपना सोशल मीडिया अकाउंट ओपन करोगे ना, आपको आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आपको पोस्ट दिखेगी। क्योंकि ऐसा होता है, कभी-कभी क्या होता है, हम सोशल मीडिया का जब पेज ओपन करते हैं तो वहाँ पे रील्स, शॉर्ट्स जो भी कहते हैं ना आप लोग, तो वही वीडियो दिखता है जो आपके माइंड में चल रहा होता है, क्योंकि आप किसी एक ऐसे वीडियो पे रुक गए होते हो, पूरी कंप्लीट वीडियो देख लेते हो, तो फिर एल्गोरिथम को यही लगता है कि शायद इन्हें पसंद आ रहा है, क्योंकि कई बार आप सेव कर लेते हो। अब उस तरह की वीडियो आपने सेव कर लिया, मतलब एल्गोरिथम को यही लगता है शायद ये तुम्हारे नीच का है या फिर तुम्हें पसंद आता है, तो तुमको वही सजेस्ट करने लगेगा। तो वो सारी नेगेटिविटी और देखते-देखते और भी नेगेटिव हो जाओगे। तो जितना हो सके सोशल मीडिया से दूर ही रहिए, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों के सामने तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखना ही होता है, चाहे तुम्हारी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, क्योंकि बच्चे तब तक बिखरे हुए नज़र आएँगे, तब तक सहमे हुए दिखेंगे, जब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं दिखोगे। अगर आप स्ट्रॉन्ग दिखोगे तो उन्हें हिम्मत मिलेगी। पहले जैसे आपको स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा, ताकि बच्चे को, क्योंकि बच्चों ने आपको वैसा देखा है, शुरू से वैसा ही देखा है। बच्चों को लगता है कि अगर आप ही कोलैप्स हो जाओगे तो फिर उनका क्या होगा? क्योंकि एक नार्सिसिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाता है, तो वो अपने पार्टनर पे सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देता है। तो अब बच्चों को यही डर लगा रहता है कि अब उनके फ्यूचर के बारे में कौन सोचेगा, अब उनकी लाइफ में क्या होने वाला है आगे। तो उनकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ें मतलब दूर-दूर तक नज़र नहीं आती है उनको, तो ब्लैंक हो जाते हैं, वो डर जाते हैं आपको इस तरह से देख के कि आप पूरी कोलैप्स हो रहे हो, मतलब पूरी तरीके से आप मतलब परेशान हो रहे हो, रो रहे हो और कमज़ोर दिख रहे हो। आपका कमज़ोर दिखना जो है बच्चों को पसंद नहीं आता है। तो ये चीज़ को हमेशा याद रखिए, आपको बच्चों की खातिर स्ट्रॉन्ग दिखना ही पड़ेगा, चाहे अंदर से आप कितने भी टूटे क्यों ना हो। वो योद्धा बनना होता है। लोग इस चीज़ को मज़ाक के रूप में ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको समझना ज़रूरी है कि जब तक आप एक योद्धा के रूप में नहीं होगे, तो बच्चों को आप एक डरी, सहमी, कमज़ोर माँ नज़र आओगी। तो आपको अपने राइट्स के लिए या बच्चों की खातिर आपको ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, और कुछ न कुछ ऐसा कुछ छोटा-मोटा काम करके, थोड़ा कमा के बच्चों के सामने दिखाना पड़ेगा कि देखो मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं भी इतनी अर्निंग कर सकती हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं और हम फैमिली है, अब हमारी लाइफ़ चेंज होने वाली है। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा अपनापन की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो जिस लाइफ़ में जी रहे होते थे, वो लाइफ़ जो है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी। तो बच्चे इसलिए टॉक्सिक हो जाते हैं। एक्चुअली गलती आपकी ना होते हुए भी कैसी है मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि आपने काफ़ी सारी बातें जो है अपने बच्चों से शेयर कर रखी है नार्सिसिस्ट के बारे में। तो नार्सिसिस्ट जो है इतने चालाक होते हैं, वो बहुत सी चीज़ें छुपाते हैं। वो बच्चों के सामने भी नहीं कहते हैं। लेकिन आपके पास कोई होता नहीं है पर्सन, और जो मैनिपुलेशन आप बर्दाश्त कर रहे होते इतने सालों से, जिस तरह का टॉक्सिक बिहेवियर आप बर्दाश्त कर रहे होते हो, क्योंकि वो आपके चार दीवारी के अंदर ही आपके घर के अंदर हो रहा था, तो बच्चे भी उसी घर में रहते हैं। हो सकता है कई बार आपने बच्चों को नोटिस करने के लिए बोला हो, कई बार वो चीज़ शेयर की हो, तो उस वजह से बच्चों के अंदर टॉक्सिसिटी भी आ जाती है। मतलब आपकी वजह से नहीं, लेकिन वो नार्सिसिस्ट जो है इतना टॉक्सिक होता है, उसका जो बिहेवियर है वो बच्चे भी एडॉप्ट कर लेते हैं। तो वो जिस तरह एग्रेशन में रहता था या फिर जो गलत बातें बोलता था,
का आपने नोटिस किया होगा कभी-कभी बिल्कुल बच्चे भी वही लाइन्स दोहराते हैं जो उनके नार्सिसिस्ट फादर ने कहा था। तो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ऐसी ही होती है, वो सामने वालों को टॉक्सिक बना देती है। तो इसलिए आपको सँभल के रहना होगा कि आप बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, तो आपको बच्चों के सेफ्टी के साथ-साथ उनके प्यार, मोहब्बत, उनके इमोशंस का बहुत ख़्याल रखना होगा। क्योंकि नार्सिसिस्ट में इमोशंस नहीं होते, वो सिर्फ़ ज़माने को दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ चीज़ें ऐसे करेगा, जैसे बच्चों को गिफ्ट्स देना, नए कपड़े दिलाना या फिर कोई ऐसे घर के लिए कोई वस्तु खरीद के देना। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ दिखावे की होती है और इसी के जाल में सारा ज़माना फँस जाता है। लोगों को लगता है कि सब कुछ तो सही चल रहा है, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, फिर भी बिना मतलब का शोर होता है, बिना मतलब का ड्रामा होता है। अब ये आप समझाते-समझाते थक जाओगे, लेकिन इससे बेटर यही रहेगा, अगर रिलेशन छूट रहा है, छूट जाने दो, ठीक है? तो ये तो वही जान पाएगा जो नार्सिसिस्ट के साथ कई सारे साल मतलब ऐसे बर्बाद कर दिए, ठीक है? गला सूख रहा है। तो ये वही लोग जान पाएँगे, बाकी लोगों को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई नहीं समझ पाएगा। आपके खास फ्रेंड्स भी होंगे, रिलेटिव्स भी होंगे, कोई नहीं समझ पाएगा। कोई एक पर्सन तो होगा जो तुम्हें समझता होगा, तो अगर वो आपकी कोई सिस्टर है, ब्रदर है, मदर है, फादर है, तो सिर्फ़ उन्हीं से शेयर कीजिए। लेकिन और किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, उल्टा आपका जो दिमाग है खराब हो जाएगा, समझाते-समझाते एनर्जी ड्रेन हो जाएँगी, है ना? तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना होता है। देखिए, बात आत्मसम्मान की आती है तो आपके लिए तो जजमेंट हमेशा अन्याय ही लगेगा आपको कि आपके साथ अन्याय हुआ है, जजमेंट आपकी साइड से नहीं है। लेकिन अगर आप वो चीज़ों को साइड में रख कर ये सोचते हो, कहीं न कहीं आप इन सारे टॉक्सिक बिहेवियर से, इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट से आप छूट रहे हो, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट दिखेगा क्योंकि हो सकता है बच्चों की कस्टडी आपके पास हो। तो इससे ज़्यादा मतलब अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है कि आप एक नई लाइफ़ जीने जा रहे हो, तो आपकी लाइफ़ पूरी चेंज होने वाली है। हाँ, स्ट्रगल बहुत रहेगा लाइफ़ में, पैसा कमाना मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं है। तो शुरुआत में काफ़ी दिन या काफ़ी महीने थोड़ा-सा स्ट्रगल का पीरियड चल सकता है, लेकिन जो सच्चा होता है ना, उसका कोई न कोई साथ ज़रूर देता है। ऊपर वाला ज़रूर साथ देगा। कभी भी ऊपर वाले पे भरोसा करना मत छोड़िएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बताई जा रही है, ना कि आपको डराने के लिए बताई जा रही है। तो आपको अपने आप से विश्वास कभी नहीं हटाना है, आप कर सकते हो। जब इतनी लाइफ आप एक नार्सिसिस्ट पार्टनर के साथ रह के, एक टॉक्सिसिटी के साथ रह के जी रहे थे, तो आप ये समझिए कि कुछ सालों के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए आपको कड़वे घूँट और पीने पड़ेंगे, जिसके बाद आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होने वाली है। एटलीस्ट तुम्हें रात को सुकून की, चैन की नींद ज़रूर आएगी। क्योंकि नार्सिसिस्ट के साथ जब तक तुम रह रहे थे, तो तुम चैन की नींद नहीं सो पा रहे थे, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे। तो ये तुम्हारा हीलिंग का पीरियड है, तो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस अपने मेंटल हेल्थ पे वर्क करने पे दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिएगा कि आप किसी ऐसे हिल स्टेशन या फिर कोई ऐसी जगह घूम के आइएगा, जहाँ पे नेचर ही नेचर हो। आपने यूट्यूब पे बहुत से ऐसे डेस्टिनेशंस देखे होंगे ना कि आप कहीं जा रहे हो, हिल स्टेशन है, नेचर है, आप वो जब देखोगे ना तो आप भूल जाओगे ये सारी चीज़ें। थोड़े समय के लिए भूल जाओगे, लेकिन वो भी तुम्हें हीलिंग का एक प्लस पॉइंट है, हीलिंग के लिए हेल्पफुल रहेगा। पैसे थोड़े खर्च हो जाएँगे, लेकिन हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको रीस्टार्ट करने के लिए। रीस्टार्ट इतने ईज़िली नहीं हो पाएगा, आपको पहले हीलिंग करनी होगी। तो आपको हीलिंग के लिए कुछ सेशंस लेने पड़ेंगे। आपका जितना भी अंदर टॉक्सिसिटी भरा हुआ, एक नार्सिसिस्ट ने आपका मन कितना ख़राब किया है, आपके अंदर जो भी बातें हैं पूरी तरीके से निकालना होगा। नेगेटिविटी आई है या फिर कुछ ट्रॉमा, कुछ डर, तो ये सारी चीज़ें सेशंस के थ्रू निकाला जाता है और धीरे-धीरे हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। तब एक एम्पैथ जो है पूरी तरह से चेंज हो जाता है और एक न्यू लाइफ को रीस्टार्ट करने में उसे मदद मिलती है।
वीडियो एंड करने से पहले एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि नार्सिसिस्ट चाहे जो कोई गेम प्लान कर ले, कोई भी पैंतरे आज़मा ले तुम्हें तोड़ने के लिए, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, लेकिन तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा। अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए। तो चलिए इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो एंड करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा ज़रूर। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।